नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली ब्लास्ट को माना जघन्य आतंकी घटना। केंद्र सरकार ने घटना की जांच बेहद तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के दिए निर्देश। केंद्रीय कैबिनेट ने दुर्लभ खनिज को लेकर किया बड़ा फैसला। क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ग्रेफाइट, सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर तय की रॉयल्टी की दरें। 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को दी मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, दुर्लभ खनिज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। दोनों देशों के बीच समझौता। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष औपचारिक रूप से चीते सौंपे जाने का कार्यक्रम। और जनता को महंगाई से मिली बड़ी राहत। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 0.25% पहुंची। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। दिल्ली लाल किला कार धमाके के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया है। मंत्रिमंडल ने मृतकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा और गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रिमंडल ने निर्दोष लोगों की मौत के कारण इस आतंकवादी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और देखभाल में लगे चिकित्सा कर्मियों के त्वरित प्रयासों की भी सराहना की। आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए दुनिया भर के कई देशों के समर्थन के लिए आभार भी प्रकट किया गया। The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. दिल्ली धमाका मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद के खंदावली गांव में एनएसजी टीम स्निफर डॉग के साथ जांच करने पहुंची। पुलिस ने यहां से लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार जब्त की है। इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है और इसी कड़ी में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के भी हर हिस्से की तलाशी ली गई। तो लगातार दिल्ली धमाका जो हुआ उसको लेकर के जांच की जा रही है। जांच तेज है और पुलिस, एनआईए, एटीएस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी जांच में लगी हुई है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां एनआईए, एसटीएफ, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस सभी लगातार जांच में जुटी हुई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आ रहा है। सामने आ रहा है ये बात कि धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर मौजूद था। तो इस वक्त की ये अहम बड़ी खबर आ रही है, जिसके सुराग लगातार
तमाम जांच एजेंसियों के हाथ लगते हुए, जिसमें आतंकी डॉक्टर ने कार में ही खुद को उड़ा लिया था, ये बात सामने आई है। तो धमाके वाली कार में खुद मौजूद था आतंकी डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकी उमर करना चाहता था बम धमाका, और आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था, ये बात भी सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। लगातार जांच एजेंसियां तत्परता से काम कर रही है, अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और लगातार कड़ियां जुड़ती हुई भी सामने आ रही है। और इसी कड़ी में आतंकी डॉक्टर ने कार में ही खुद को उड़ा लिया था, ये बात सामने आई है। डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था, ये बात स्पष्ट हुई है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये एक और बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है, जहां ये बात सामने आई कि धमाके वाली कार में खुद मौजूद था आतंकी डॉक्टर उमर। तो हम जान रहे हैं कि लगातार जिस तरह से तत्परता के साथ जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है, उसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आया, जिसमें डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा, एक बड़ी कड़ी हाथ लगते हुए जांच एजेंसियों को आतंकी उमर बम धमाका करना चाहता था, इस बात की भी पुष्टि हुई है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा, एक और बड़ी कड़ी हाथ लगी है जांच एजेंसियों को, जहां डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर था मौजूद और वो खुद ये बम धमाका करना चाहता था। तो आतंकी डॉक्टर ने कार में ही खुद को उड़ा लिया था। उस कार में ये आतंकी खुद सवार था, इस बात की पुष्टि हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई है, अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी हर एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी हाथ लगते हुए जांच एजेंसी को। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट आप देंगे? सामने आ रहा है कि खुद जो आतंकी उमर था वो ब्लास्ट करना चाहता था और उस कार में वो सवार था, डीएनए टेस्ट के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है। बिल्कुल संध्या, देखिए उमर जो था वो पहले दिन से ही जब ये ब्लास्ट हुआ उसकी तलाश जारी थी। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज आता है हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। टोल पर उसको देखा गया था जब दिल्ली फरीदाबाद टोल के अंदर वो एंट्री करता है, वहां पर उसकी फुटेज आई। फिर उसकी फुटेज पेट्रोल पंप के पास दिखाई दी। पूरी लोकेशन ट्रैक हो रही थी और उसके बाद ये जो ब्लास्ट का था इसमें पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि उमर आखिर है कहाँ। लेकिन पहले लोग कह रहे थे कि उमर इस गाड़ी को चला रहा था और उस धमाके में मारा गया। लेकिन इसकी पुख्ता पुष्टि डीएनए से हो गई है। उसकी मां का सैंपल लिया गया और उसके बाद उसके सैंपल से उसको मैच किया गया, जिससे ये पता लगा कि ये उमर था जो इस बम धमाके में शामिल था और उसके साथ दो लोग और थे। यानी ये अब क्लियर हो गया है कि ये आतंकी उमर यहाँ पर आया था और इसका जो इसका मकसद था कि कुछ बड़ा करने का। लेकिन जिस बौखलाहट में पुलिस की धरपकड़ चल रही थी, गुजरात एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, तो कहीं ना कहीं उमर को इस बात का पता लग चुका था कि वो कहीं ना कहीं शिकंजे में फंस चुका है, उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। दिल्ली में आने के बाद वो देखिए 3 घंटे तक रहता है, पार्किंग के अंदर रहता है। उस बीच में जब वो दिल्ली फरीदाबाद में आता है तो 1-2 घंटे और गायब हो जाता है। सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि सुनहरी बाग के पास जो मस्जिद थी उससे कुछ ही दूर पर वो नमाज भी पढ़ने जाता है, नमाज अदा करता है और उसके बाद वो यहाँ आता है और यहाँ पर 2-3 घंटे तक रहता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर मामला था क्या। इस पूरे धमाके की आप तस्वीर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना जोरदार ये धमाका था। यानी इस पूरे ट्रैफिक के अंदर उसने एकदम सोची समझी रणनीति के साथ अपनी गाड़ी को यही ब्लास्ट कर दिया और अपने आप को खत्म करके सबूत मिटाने की कोशिश करी। क्योंकि जिस तरह का एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था मुजम्मिल के पास से 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव वहां पकड़ा जाता है, 360 ग्राम जो 360 केजी जो है वो आदिल के पास पकड़ा जाता है।
यानी इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव ये लेकर के जब पहुंच चुके थे हिंदुस्तान की धरती पर, तो इनके मंसूबे साफ थे। इन्होंने रैकी भी करी, 26 जनवरी को ट्राई करने की कोशिश करी, दिवाली को ट्राई करने की कोशिश करी, और भी फेस्टिवल पर इन्होंने कोशिश करी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना जाए, लेकिन सुरक्षा का जो पहरा था कहीं ना कहीं वो इनको उससे अलाउ नहीं हो पाया और ये वापस जाते रहे। और इस बार फिर इन्होंने कुछ बड़ा करने की, इसमें जो शाहीन शाहिदा है जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जांच कर रही है, बात कर रही है, मुजम्मिल से बात कर रही है, आदिल से बात कर रही है। देखिए व्हाइट कॉलर गैंग जो आया है, डॉक्टर गैंग और फरीदाबाद का अल्फला यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मैंने तो कभी सुना नहीं था इतने दिनों में हरियाणा में, लेकिन अब वो जो केंद्र में आया है और साउथ कश्मीर के कई सारे बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो अब की उमर, आदिल, मुजम्मिल और इसके साथ साथ शाहीन शाहिदा, कौन कौन से लोग इसमें और शामिल थे, और इमरान जो श्रीनगर का रहने वाला था, जो मौलवी था, जो इन सब के साथ इनका जो हेड था, वो क्या उसके तार विदेशी सरजमी से जुड़े हैं या किसी आतंकवादी संगठन के साथ वो भी शामिल है, इसकी भी जांच की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश, आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। इस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये जानना भी अब बहुत जरूरी है कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह की साजिश को अंजाम देने के प्रयास में लगातार इस यूनिवर्सिटी को अड्डा मान के यहाँ से काम कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच ने जाकर के फरीदाबाद क्राइम ब्रांच एनआईए ने लगातार यूनिवर्सिटी में इंटरोगेशन की है। करीब 100 के आसपास जो लोग हैं अब तक उनसे इंटरोगेशन की जा चुकी है, और उसके बाद देखते हैं कौन सी नई गिरफ्तारी यहाँ से होती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी अगर आकर्षण का केंद्र देखा जाए, तो ये पूरा का पूरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जो इस समय पूरे के पूरे संदिग्ध इस पूरे मास्टरमाइंड के दायरे के अंदर आता है। यहाँ से ये सारा गैंग ऑपरेट किया जा रहा था। उमर यहीं पढ़ाता था, 3 साल से यहाँ था। उसके परिजन भले ही कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो वहाँ क्या करता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के परिजन को कुछ नहीं पता, सब एकदम से ही गायब हो गए, उनको किसी को कुछ नहीं पता। वहां पर जब लोगों ने बात कही, वहां पर नेचुरली आप देखिए एविडेंस जब जुटाने की कोशिश आएगी, कॉल डिटेल आएगी, आपके हार्ड डिस्क आएंगे, पेन ड्राइव आएगी, किस किस इक्विपमेंट का वो इस्तेमाल करता था, वो सब आएंगे। आदिल के पास से जब मुजम्मिल तक पहुंचती है पुलिस, तो आप देखिए 2900 किलो जो उसके बाद एक्सप्लोसिव मिलता है, 2900 केजी, और उसके साथ साथ जो उसके पास टाइमर वॉच मिलती है, यानी टाइम लगा करके धमाका करना था। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। आपको ये लोग आए इसी मंसूबे से थे, बट इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस टीम के पीछे लगी हुई थी, और इसमें कई लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें इंटेलिजेंस जो थी वो एक्टिव थी। भले ही ये यहाँ पर जखीरा लिया है, लेकिन इंटेलिजेंस के पास इनपुट था, तभी उन्होंने धरपकड़ करी, और चुपचाप उन्होंने इनको बिना सुगबुगाहट के उठाना शुरू किया, तो इनको पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं फंस गया। नहीं तो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव अगर इनके पास इनपुट नहीं होता तो पकड़ना मुश्किल था। और जो तस्वीर ये आप देख रहे हैं, जिससे बड़ी तस्वीर राजधानी में देखने को मिलती है, दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है। बिल्कुल मुकेश, हमने देखा कि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई, और साफ तौर पर यह संदेश है कि ये जो आतंकी हैं, इस तरह की साजिश में जो जो लोग लिप्त हैं, उन सभी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और उसी की कड़ी को आगे बढ़ते हुए हम लगातार देख रहे हैं कि 24 घंटे जितनी भी हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं, हर स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। क्या कोई नई हिरासत में भी लोगों को लिया गया है? कोई और जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल, मुंबई एटीएस ने भी एक गिरफ्तारी करी है। वहां से एक टीचर को उन्होंने गिरफ्तार किया था कल दोपहर के वक्त, यानी 2 से 2:30 बजे के आसपास के बीच में वो गिरफ्तारी हुई थी। सेशन ने उस खबर को ब्रेक भी किया था। और साथ ही साथ देखिए, जब प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, हम भी अस्पताल के बाहर मौजूद थे, वो तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि आपका शीर्ष नेतृत्व आपके साथ है। भले ही ये ब्लास्ट जो उमर ने किया, ये अलग एक एपिसोड था, लेकिन जब आपका टॉप लीडर आपके साथ आकर खड़ा होता है, एक विश्वास की तस्वीर थी, एक भरोसा था उनका कि ये हर एक क्रिमिनल्स को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भूटान जाते ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संदेश दे दिया था कि भारी मन से वो यहाँ आए हैं, उनका मन जो है वो दिल्ली में लगाया, जैसा कि ब्लास्ट है, क्योंकि उनको पता था कि इस ब्लास्ट से जिस तरह की क्षति हुई है, जिस तरह से लोगों की जाने गई हैं, जो लोग इसमें झुलस गए हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय चाहिए। और उन्होंने कहा हर एक आदमी को न्याय दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश पहले सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा था, जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था।
ये ऑपरेशन ये अब फिर से दे दिया। और उन्होंने कहा था सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, अगर कोई भी आतंकवादी संगठन देश में आतंकवादी गतिविधि करेगा तो फिर से ऑपरेशन चलाया जाएगा और उनको उनकी जमीन पर ही जा करके जवाब दिया जाएगा। तो ये संदेश पहले ही गृह मंत्री ने दे दिया, रक्षा मंत्री ने दे दिया, प्रधानमंत्री ने भी बता दिया और ये ही बात उन्होंने भूटान में कही। और अब ये जब LNJP में अस्पताल में जाकर के उन्होंने सबसे मिला तो जरूर उनको एक भरोसा आया होगा कि उनको भी न्याय मिलेगा, जिन्होंने जान गंवाई है, जो इस हादसे में झुलसे हैं। और उन संगठनों को भी ये मैसेज जाएगा कि अब हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, पहले का हिंदुस्तान नहीं है, अब ये आपकी जमीन पर जाकर के जवाब देगा। और ये उन संगठनों को पहले भी पता है, जब जब उन्होंने यहाँ पर आतंकवादी हमले किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भारत लगातार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के तमाम जांच एजेंसियां हर पल लगी हुई हैं, जगह जगह छापेमारी कार्रवाई हो रही है। और उसी कड़ी में एक और खुलासा DNA टेस्ट के माध्यम से होता हुआ कि जो आतंकी उमर था वो उस कार में मौजूद था और वो उस कार को उड़ाना चाहता था। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों, ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। नई दरों के तहत सीजियम और रुबिडियम पर 2%, जिरकोनियम पर 1% और ग्रेफाइट पर उसकी गुणवत्ता के अनुसार 2 से 4% तक की रॉयल्टी तय की गई है। सरकार का कहना है कि इन दरों के निर्धारण से खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ आयात पर निर्भरता घटेगी। तीसरा फैसला लिया गया, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रुबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर हुई आउटरीच सत्र में भाग लिया और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के दौरान कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने, स्थिरता बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर एस जयशंकर नियाग्रा में G7 साझेदार देशों के साथ इस विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और बाजार प्रतिबंधों को देखा गया है। अधिक नीतिगत परामर्श और समन्वय उपयोगी साबित होंगे, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर
लागू करने की है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान हालिया घटनाक्रमों और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ हुई बातचीत को उपयोगी बताया। एंड्री सिबिहा ने हालिया घटनाक्रमों पर यूक्रेन का दृष्टिकोण साझा किया। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा की। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष काजा कल्लास से भी मुलाकात की और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की। रुक करते अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। इस समय वो बोत्सवाना में हैं, जहां उन्होंने बोत्सवाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इसके साथ आपसी हितों से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति बोत्सवाना से भारत आने वाले चीतों को औपचारिक रूप से प्राप्त करेंगी, जो भारत के मिशन चीता के लिए एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। अपनी 6 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कई अन्य अफ्रीकी देशों का दौरा भी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में बोत्सवाना के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति ड्यूमा बोको से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देश व्यापार, निवेश, कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बोत्सवाना लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के आधार पर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ हैं। Our discussions covered the full range of bilateral, regional and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense and digital technology. गौरतलब है कि अगले साल भारत बोत्सवाना के संबंधों के 16 वर्ष पूरे होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधिमंडल के साथ बोत्सवाना पहुंची हैं। भारत ने बोत्सवाना की मदद के लिए ARV दवाओं की खेप भी भेजी है। वहीं भारत को बोत्सवाना की ओर से 8 नए चीते मिलने जा रहे हैं। बोत्सवाना अफ्रीका का वो देश है जहां चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के दौरान बोत्सवाना को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह और नामीबिया दक्षिण अफ्रीका की आधे से ज्यादा चीता आबादी का घर है। इससे भारत में लाई गई चीता प्रजाति की आनुवंशिक विविधता और लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता बढ़ेगी। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा पर हार्दिक स्वागत किया। आपको बता दें कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता दुनिया के सबसे तेज जीव को भारत की धरती पर दोबारा बसाने का सपना अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है। इस मिशन के लिए भारत और बोत्सवाना दोनों देशों की विशेषज्ञ टीमों ने मिलकर काम किया। भारत के वन महानिदेशक सुशील कुमार अवस्थी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय दल ने सितंबर 2025 में बोत्सवाना का दौरा किया। वहीं डॉक्टर एरिक वेरेन और डॉक्टर सनत मुलिया के नेतृत्व में वन्य जीव विशेषज्ञों ने मिलकर घांजी जिले के विस्तृत सवाना इलाकों में चीतों को सुरक्षित पकड़कर मुकलोड़ी नेचर रिजर्व तक पहुंचाया, जहां इनकी क्वारंटीन प्रक्रिया पूरी होगी। ये सिर्फ एक संरक्षण मिशन नहीं बल्कि भारत और बोत्सवाना के बीच विश्वास, सहयोग और पर्यावरणीय साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देश मिलकर चीतों की वापसी की एक नई कहानी लिख रहे हैं। दिव्येंदु मंडल के साथ तपस भट्टाचार्य, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44% थी। ये मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब तक की सबसे कम महंगाई दर है। ये जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में 0.25% रही, जबकि सितंबर में ये 1.07% थी। वहीं शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88% रही है, जबकि सितंबर में ये 1.83% थी। खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 5.02% रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में 4.85% रही है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 5.18% दर्ज की गई। अक्टूबर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में महंगाई दर 0.94% रही है, जो कि सितंबर में 1.82% थी। फ्यूल एवं लाइट में महंगाई दर अक्टूबर में 1.98% दर्ज हुई। केंद्रीय गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 यानी कि चालू वित्त वर्ष के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया, जो कि अगस्त एमपीसी में 3.1% पर था। आरबीआई के अनुसार ये बताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5% रह सकती है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के चुनाव में पहला स्थान हासिल किया है। 329 सदस्यीय इराक की संसद में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता और इसीलिए सरकार बनाने के लिए दलों को अन्य समूहों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। हालांकि सुदानी खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो वर्षों की अस्थिरता के बाद इराक को सफलता की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने उन स्थापित दलों के खिलाफ कदम उठाए हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। बुधवार को पहले चुनाव आयोग ने बताया कि इराक के संसदीय चुनाव में अंतिम कुल मतदान प्रतिशत 56.11 रहा। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।